1952 में जापान से ताल्लुक़ रखने वाली शिप कायरो मायरू नंबर 5 डेवल सी जोन में 9 गुमशुदा शिप की तहकीकात करने के लिए जाती है, मगर न जाने ऐसा क्या होता है कि वो भी अचानक गायब हो जाती है। हम जब भी समुंदर में गुम हो जाने वाली शिप्स और प्लेन्स का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में अटलांटिक ओशन के बरमूदा ट्रायंगल का नाम आता है, मगर आपको ये जान के हैरानगी होगी कि दुनिया में ऐसे 12 पुरस्कार जोन्स मौजूद हैं जिन्हें हम वाइल्ड वोर्टेक्सेस के नाम से जानते हैं। ये एरियाज दुनिया के मैप के ऊपर आइसो शेडन की शेप बनाते हैं और इनमें से सबसे पुरस्कार तरीन जगह डेवल सी जोन है जो जापान के साउथ में वाक़या है। जापानीज़ इसे मानाउमी के नाम से जानते हैं जिसका मतलब है ईवल सी। मैं इस जोन में होने वाले पुरस्कार हक़ाइक़ से आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले 13वीं सदी में खान कुबली, जो चंगेज़ खान का पोता था, जापान पे हमला करने के लिए 900 शिप में 45,000 सिपाहियों को सवार करके जापान की तरफ भेजता है, मगर इनमें से अक्सरियत डेवल सी जोन में अचानक आने वाले टाइफून में डूब जाते हैं। जापान के लोग इस इंसिडेंट को बयान करने के लिए पहली बार कामाकाजी यानी डिवाइन विंड्स के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। जापानीज़ का मानना था कि डेवल सी जोन में मौजूद ड्रैगन ने यह सैलाब लाकर इनकी मदद की है। यही वजह है कि इसे ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्या वाकई ऐसा हुआ? ये बात मुश्किल लगती है, मगर हम ये बात यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि मंगोलियन समुद्री सफ़र करने में इतनी महारत नहीं रखते थे और टाइफून्स का ड्रैगन ट्रायंगल में आना एक आम बात है। मगर इस जगह में होने वाले पुरस्कार वाक़यात यहाँ पर ख़त्म नहीं होते। 1945 में यूएस एयरफोर्स के 5 एयरक्राफ्ट डेवल ट्रायंगल में अचानक गायब हो जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा था। ये वो सिग्नल होता है जो पायलट ख़तरे की सूरत में कंट्रोल स्टेशन पे सेंड करते हैं। कई एक्सपर्ट का ये मानना था कि इनके गायब होने के पीछे कैंपसेस की खराबी हो सकती है, मगर पांचों जहाज़ों के एक साथ कैंपसेस का ना काम करना एक अजीब बात लगती है। 1940s और 50s में डेवल ट्रायंगल में 5 मिलिट्री शिप्स गुम हो जाती हैं। इन सब की डिसअपीयरेंस में 2 चीज़ें यकसा होती हैं। सबसे पहले ये कि कम्युनिकेशन का लॉस होना और दूसरी अथॉरिटीज़ को इसके बारे में कोई आइडिया ना होना कि वो कैसे गायब हुई हैं। मार्च 22, 1957 यूएस एयरफोर्स का C-97 स्ट्रैटोफाइटर भी इस जगह में गायब हो जाता है। यह जहाज़ वेक आइलैंड से टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सफ़र कर रहा था। बोइंग कंपनी का ये जहाज़ 67 मिलिट्री पर्सनल्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर जा रहा था। 9.5 हार्स के इस सफ़र के लिए इसके पास 13 हार्स का फ्यूल मौजूद था। उड़ने के 8 हार्स के बाद 3:45 PM पर वो कंट्रोल रूम से स्मूथ फ्लाइट का जिक्र करता है। पायलट बताता है कि वो एयरपोर्ट से 200 मील दूर है और 2 घंटे में वो एयरपोर्ट पे लैंड करेगा, मगर आज 66 साल गुजरने के बाद भी इसका कोई सुराग नहीं मिला। इस जगह में यूएस एयरफोर्स के कई पायलट्स सीट बेल्ट और हैचेस के अचानक खुलने का आज भी जिक्र करते हैं। 11 जुलाई 1980 डर्बिशरीन एक समुद्री जहाज़ 7 आइलैंड क्यूबिक्स कनाडा से अपने सफ़र का आगाज़ करता है। इसे 9 सितंबर 1980 को कावासाकी जापान पहुंचना था। ये शिप टाइटैनिक से दुगनी और इसकी लेंथ 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर थी। ये 1,50,000 टन आयरन को लेकर जा रहा था कि अचानक ओकिनावा जापान से 200 मील पहले बगैर किसी सुराग के गायब हो जाती है। 9 सितंबर 1980 को सुबह के 10:13 पर कैप्टन कंट्रोल रूम से एक छोटे से तूफ़ान का जिक्र करता है। कैप्टन इंतहाई पुरएतमाद तरीके से ये बताता है कि देयर विल बी अ डिले बट नॉट मोर देन अ फ्यू डेज। 6 दिन तक सर्च पार्टीज इसकी तहकीकात करती रहती हैं, मगर शिप की कोई मालूमात नहीं मिलती। 14 साल के बाद
जुलाई 1994 को सोनार टो फिश, वो इक्विपमेंट जो समुद्र की तय की फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है, इसके मलबे का पता लगा लेता है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि सिर्फ टाइफून से इस शिप के डूबने को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जापानीज़ मैरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के मुताबिक समुंदर के इस हिस्से में 67,000 फीट से गहरे ड्रिफ्ट्स मौजूद हैं, जिनके अंदर माउंट एवरेस्ट भी डूब सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक समुंदर की गैर मामूली गहराई की वजह से कुछ अनएक्सप्लेन्ड फोर्सेस पैदा होती हैं, जिनकी वजह से ये शिप्स डूब जाती हैं। 18 अगस्त 1990 को एक रशियन वेसल सीक्रेट मिशन पर ड्रैगन ट्रायंगल में घूम रही थी। प्रोफेसर प्लैंकटन, जो इसके क्रू का हिस्सा थे, रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने देखा कि ब्लू डिस्क समुंदर से निकलने के बाद इनके शिप का चक्कर लगाने लगती है। वो ये मंजर देखकर घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद वो डिस्क दोबारा समुंदर में दाखिल हो जाती है। जापानीज साइंटिस्ट के मुताबिक अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से डेविल ट्रायंगल में लाइट देखी जा सकती हैं, मगर इन लाइट्स का समुंदर के बाहर आकर शिप्स का चक्कर लगाने को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जनवरी 2002 को एक चाइनीज़ शिप भी डेविल ट्रायंगल में गुम हो जाती है। हमेशा की तरह इसने भी कोई डिस्ट्रेस सिग्नल सेंड नहीं किया था और फिर इसका कोई सुराग नहीं मिला। कई माह की रिसर्च के बाद इन्वेस्टिगेटर ये बताते हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं कि ये शिप कहाँ गई है। डेविल ट्रायंगल में अचानक डिसअपीयरेंस के बारे में 3 एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं। सबसे पहली ये कि डेविल ट्रायंगल में टाइफून्स आते हैं। जब भी इन टाइफून्स के साथ अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो इनकी कंबाइंड फोर्सेस की वजह से शिप्स और प्लेन्स अचानक गायब हो जाते हैं। मगर कई एक्सपर्ट के मुताबिक ज़्यादातर अंडर वाटर इरप्शंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि जिनसे शिप्स और प्लेन्स को कोई ख़ास ख़तरा हो। ऑथर और प्रोफेसर जॉन ग्यो इस जगह में वर्म्स होल के होने की बात करते हैं, यानी वो पैसेज वेज जिनसे किसी भी चीज़ को यूनिवर्स की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। तीसरी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि इस जगह के नीचे बहुत से मीथेन के रिजर्व्स हैं। जब ये मीथेन गैस रिलीज़ होती है तो उसकी वजह से पानी की बॉयंसी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से शिप्स अचानक डूब जाती हैं। ये जगह वाकई ही दुनिया की पुरस्कार तरीन जगह है। इसे पैसिफिक ओशन का बरमूदा ट्रायंगल कहना गलत ना होगा।